शाम 5:30 का वक्त था। एक घर में बैठे लोग चाय की चुस्कियों से भरपूर आनंद उठा रहे थे कि तभी दरवाजा खुला और उस घर की इकलौती बेटी लूटे पिटे हाल में घर में दाखिल हुई। उसकी हालत देखकर सबके हाथ से चाय के कप टूटकर गिरे थे और सबके हाथ अचानक अपने दिलों पर आ गए थे। तभी उसके भाई भागते हुए उस तक पहुंचे और किसी मरे हुए के जैसे उसको अपनी बाहों में समेट लिया था। उसकी रंगत हद से ज्यादा पीली हो रही थी। उसके भाई बड़ी परेशानी से उसे देखते उसका चेहरा थपथपाने लगे और साथ ही साथ उसे आवाजें भी दे रहे थे। तब तक बाकी घरवाले भी वहां आ गए। बूढ़ी दादी लाठी के सहारे किसी तरह अपनी पोती तक पहुंचना चाहती थी। तभी भाई ने उसे उठाकर अंदर लाकर सोफे पर लेटाया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे हुआ क्या है। अभी कुछ देर पहले तक तो वो ठीक थी, बस मामूली बुखार की वजह से दवा लेने पास के एक क्लिनिक पर गई थी। उसके साथ तो नौकरानियां भी थी, न जाने वो कहाँ चली गई थी। अपने मुंह पर छींटे पड़ने से वो होश में आई और हैरासा नजरों से चारों तरफ देखने लगी थी। खुद को घरवालों के बीच पाकर उसने सुकून भरी सांस छोड़ने की कोशिश की थी। तभी उसे नौकरानी का ख्याल आया था। उसने जरा सा सर उठाकर देखा था, वो उसे कहीं भी नजर न आई थी। तभी एकदम खौफ से उसका जिस्म कपकपाने लगा। नौकरानी की हालत सोचकर ही उसका दिल हौल रहा था और उठने की कोशिश की थी, मगर कमजोरी के कारण ना उठ सकी। तभी उसके कानों में अपने भाइयों की आवाजें सुनाई दी। वो उससे उसकी इस हालत की वजह और जिम्मेदार के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें कुछ भी बताने की हालत में न थी। बस वो भाइयों को नौकरानी के बारे में बता देना चाहती थी ताकि जो कुछ उसके साथ हुआ कहीं वो उस नौकरानी के साथ ना हो जाए। मगर कमजोरी के कारण उसकी आवाज भी निकल नहीं पा रही थी। मुश्किल से उसके मुंह से टूटे फूटे शब्दों में 2 ही शब्द निकले, एक क्लिनिक का और एक डॉक्टर का। उसके बाद उसके होशो हवास दम तोड़ गए थे। जबकि दूसरी तरफ उसके भाइयों की भी बस हो गई थी। वो हर दूसरे दिन उस डॉक्टर के खिलाफ शिकायत सुनते थे, मगर उन्होंने कभी इस बात को गंभीरता से ना लिया था। आज अपनी बहन की हालत देख उन्होंने सोच लिया था कि उस डॉक्टर का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तभी वो सब और बाकी गांव वाले भी उनके साथ उसके क्लिनिक की तरफ चले गए। उसके क्लिनिक के आगे लोगों की बहुत भीड़ लग गई थी। क्लिनिक का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए वो बेफिक्री से अपने काम में बिजी था। वो जानता था कि ये दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुलेगा और जब तक दरवाजा खुलेगा तब तक वो अपना काम पूरा कर चुका होगा। उसने एक लम्हे को पलटकर दरवाजे को देखा था और फिर से अपने काम में बिजी हो गया। उसके सामने ही एक लड़की खौफ भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। वो अपने कदम उठाता उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था, जबकि वो लड़की पीछे खिसकती जा रही थी। शायद उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी, तभी तो उल्टे कदम लिए पीछे जा रही थी। लेकिन आखिर कहाँ तक जाती। एक जगह दीवार के पास जाकर वो रुक गई थी। उसके पास फरार होने की कोई राह नहीं बची थी। डॉक्टर के चेहरे पर छाई कुछ चिंता कम हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई थी और आंखों की चमक बढ़ गई थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके करीब आकर रुका। उन दोनों के बीच फासला तकरीबन चंद इंच का रह गया था। वो लड़की मारे खौफ के अपनी आंखें बंद कर गई थी और सांस रोक गई थी। तभी डॉक्टर के अगले काम से उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल ली और उसकी दर्दनाक चीखें क्लिनिक के दरो दीवार हिला गई। कोई भी सुनता तो दहल जाता, मगर डॉक्टर पर उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ था। वो अपनी आंखें कान बंद करके अपने काम में लगा रहा और कुछ देर बाद उसने एक सुकून भरी सांस बाहर की थी। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने अफसोस से उसकी तरफ देखा था और फिर उसे उठाकर स्ट्रक्चर पर डाला था कि तभी उसको शीशा टूटने की आवाजें सुनाई दी। लोग कब से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई कोशिश कामयाब ना हो पा रही थी। उन्हें दरवाजा पीटते पीटते काफी देर हो गई थी। मोहल्ले के नौजवान अब लाठियां और पत्थर उठा लाए थे। वो अब उसके शीशे तोड़ देना चाह रहे थे। अंदर वो हैवान जैसा इंसान न जाने कौन कौन से जुल्म सर अंजाम दे रहा था। सबका पारा आसमान पर पहुंचा हुआ था। मुमकिन था आज उस डॉक्टर का आखिरी दिन होता। नौजवान आगे बढ़कर शीशा तोड़ने लगे थे। बड़े बुजुर्गों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जवान खून कहाँ सुनता है, खासकर ऐसे मौकों पर। कुछ ही देर में वो लोग क्लिनिक का अच्छा खासा हाल बिगाड़ चुके थे। जैसे अंदर जाने का रास्ता बना, लोग किसी आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए थे और इधर उधर अब पूरे क्लिनिक में फैल गए। सारे लोग बारी बारी पूरा क्लिनिक देख चुके थे, लेकिन वो डॉक्टर उन्हें कहीं ना मिला था। मगर जो भी था वो था उसी क्लिनिक के अंदर ही, क्योंकि उसका क्लिनिक का दरवाजा अंदर से बंद था तो उसके यहाँ ना होने का सवाल ही पैदा ना होता था। वो अंदर ही था। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक स्ट्रक्चर पर पड़ा उस नौकरानी का वजूद नजर आ ही गया, जो होश से बेगाना था। उसकी हालत भी उनकी बहन से अलग न थी।
वो लोग बेइंतहा तैश में आ गए थे। मना करने के बावजूद भी वो डॉक्टर अपनी हरकतों से बाज ना आया। अब तो वो लोग किसी भी सूरत में उसे गांव में ना रहने देंगे, बल्कि उसे अभी के अभी जेल भिजवा कर रहेंगे। वो डॉक्टर खिड़की के पीछे खिड़की और पर्दे की ओट में छुप कर खड़ा था। उन सब लोगों को देखकर अंदाजा हो रहा था कि उसने बहुत गलत किया है, लेकिन वो और करता भी तो क्या करता। इसके अलावा और कोई चारा भी तो न था। वह भी इन्हीं सोचों में गुम था जब एक नौजवान ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे खींचकर पर्दे के पीछे से बाहर निकाल कर फेंका और डॉक्टर औंधे मुंह फर्श पर जा गिरा था। अभी वो इससे ही नहीं संभला था कि उस पर लातों, मुक्कों और घूसों की बरसात होने लगी। डॉक्टर अपने बचाव की बेहद कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अकेला उन सब का मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में उन्होंने उसे अधमरा करके छोड़ा और फिर उठाकर गांव की सीमा से बाहर फेंक आए। वो ऐसे डॉक्टर को हरगिज अपने गांव में बर्दाश्त न करने वाले थे। उसे सड़क किनारे फेंक कर आए। अभी उन्हें अपने घरों में पहुंचे कुछ ही देर गुजरी थी कि जब उनके गांव में पुलिस का सायरन बज उठा। वो सब लोग फिर से अपने घरों से बाहर निकल आए। पुलिस वाले उस डॉक्टर को चारों तरफ ढूंढ रहे थे, जिसे देखकर गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। जरूर किसी और जगह भी यही गुल खिलाकर आया होगा, तभी तो पुलिस वाले यूं ढूंढ रहे हैं। इसकी हरकतें ही ऐसी थी। पुलिस वाले एक एक घर की तलाशी ले रहे थे। सभी ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पुलिस वाले को कुछ भी बताने से मना कर दिया था। अगर वो उनको कुछ भी बताते तो उनको लेने के देने पड़ जाने थे। तभी चुपचाप बस उनकी कार्रवाई देख रहे थे। तभी उन सब के कानों में एक आवाज पड़ी। वो उन्हीं पुलिस वालों में से एक की थी जो माइक पर सब गांव वालों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कह रहे थे। आवाज सुनते ही वो सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। तभी उस इंस्पेक्टर ने फिर से माइक उठाया और लोगों को बोला। जो जो वो बोलता जा रहा था, उन लोगों को अपने पैरों तले से जमीन निकलती महसूस हो रही थी। सब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। कोई भी एक दूसरे से निगाह मिलाने के काबिल ना रहा था, क्योंकि उस गांव के तकरीबन हर घर की औरतें उस डॉक्टर के क्लिनिक पर गई थी और उस डॉक्टर ने उनका इलाज किया था। वो लोग बहुत ज्यादा अजीब सी हालत में अपने घरों में जाकर दाखिल हुए थे। न जाने आगे क्या होने वाला था। उस डॉक्टर के बारे में जो कुछ उन्होंने सुना था, अगर वो सब सच हुआ तो उससे आगे की सोच कर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। क्योंकि कहानी नागपुर के एक गांव की है। ये गांव आज के जमाने की तरह चटपट और ज्यादा होशियार न था। लोग अभी तक पुराने और अंधविश्वासी ख्यालात के थे। लेकिन एक बात थी कि सब लोग एक दूसरे के साथ बेइंतहा मोहब्बत और ईमानदारी से रहते थे। मेरा संबंध भी उस गांव के एक घराने से था। मेरा नाम रघु है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं किसान हूँ और मेरा दिन अक्सर खेतों में ही गुजरता है। ये बात आज से चंद साल पहले की है। रात के तकरीबन 3:15 बजे का वक्त था। सब लोग सो रहे थे। बड़े बूढ़े, बच्चे और औरतें अक्सर जल्दी सो जाते थे, जबकि नौजवान पार्टी अक्सर रात देर तक जागती थी। कुछ दोस्त आपस में रात को गांव में मटर गश्त करते थे या फिर चौक में बैठकर हंसी मजाक की महफिल सजाई जाती थी। और उनमें से जो कोई शहर की हवा खाकर आए थे, उनको उनकी महबूबाएं ना सोने देती थी और मजबूरन वो सुर्ख आंखें लिए हम सब के बीच बैठे रहते थे। उस दिन भी हम सब लोग काफी देर तक चौक में बैठे रहे। कोई 3 या पौने 3 बजे हम लोगों ने एक दूसरे से इजाजत ली और अपने अपने घरों की राह ली। मैं घर में दाखिल होते साथ ही अपने बिस्तर पर गिरकर सो गया था। अभी मुझे सोए कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे कानों में आहो पुकार और चीखों की आवाजें सुनाई दी। मैं एक झटके से उठ बैठा था। ये आवाजें बराबर वाले घर से आ रही थी। मैंने एकदम हे भगवान कहकर अपने पाँव में चप्पल पहनी और तेजी से बाहर की राह ली। तकरीबन पूरा गांव ही उस घर के अंदर और बाहर जमा हो गया था। मैं भी भीड़ को चीरता हुआ आगे गया। अपने हम उम्र से मुठभेड़ हुई तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बताया कि ज्ञानी दीदी की अचानक मौत हो गई है। ये सुनकर मुझे धचका सा लगा था। अभी आज शाम में ही तो मेरी उनसे कुछ बातें हुई थी। वो अच्छी भली थी। ज्ञानी दीदी का नाम तो कुछ और था, मगर हम सब उनके पास पढ़ने जाते थे तो हमने उनका नाम ज्ञानी दीदी ही रखा हुआ था। उनकी अचानक मौत से हर एक को सदमा पहुंचा था। सदमा तो सबको ही था, क्योंकि यह हमारे गांव में 4 महीने में होने वाली तीसरी अचानक मौत थी, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। अभी लोग पहली 2 मौतों के असर से भी बाहर नहीं आए थे कि अचानक से अब एक और मौत हो गई। कुछ लोगों ने घर वालों को शहर जाकर पोस्टमार्टम कराने को कहा, मगर बड़े बुजुर्ग इस चीज के हक में न थे, तो मजबूरन यूं ही चुपचाप तीसरे शव का भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। हमारे गांव में कोई भी डॉक्टर न था। बीमारी की सूरत में देसी टोटके इस्तेमाल किए जाते थे। जिसको आराम हुआ तो शुक्र और जिसको ना हुआ तो उसे ऊपर वाले की मर्जी समझा जाता था। बस एक वैद्य था जिसको बीमारी बताकर दवाई गोली का नाम लिखवा लिया जाता था और एक मेडिकल स्टोर से दवा ले ली जाती थी।
मेडिकल स्टोर वाला जिसने 4 क्लासें पढ़कर ये स्टोर खोला था, अब सुबह शाम अपने इस फैसले पर पछताता था। हफ्ते बाद कोई आता था और बस नॉर्मल 10-20 रुपये में पूरा पत्ता मिलने वाली गोलियां लेकर चला जाता था, और वो गोलियां भी उनके घर महीनों पड़ी रहती थी। लेकिन अब नौजवानों की नई नस्ल में थोड़ा थोड़ा शऊर आता जा रहा था। वो अपने बड़े बुजुर्गों की बातों का विरोध करते थे, मगर अभी सिर्फ विरोध ही कर पाते थे, और वो भी बस हल्का फुल्का सा। अभी भी कई लोगों को यूं गांव में अचानक तीसरी मौत पर हैरत हुई थी, लेकिन वो कुछ कर भी ना सकते थे। लेकिन उसके बाद 1-2 नौजवानों ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टर बनेंगे और बीमारों का इलाज करेंगे। लेकिन इस बात में अभी बहुत वक्त था, तब तक न जाने हमें कितने प्यारों की अर्थियां कांधों पर उठानी थी। खैर, वक्त का काम है गुजरना, और गुजर गया। इस किस्से को 5 महीने गुजर गए थे। तभी एक दिन गांव की सीमा में एक चमचमाती बड़ी सी गाड़ी दाखिल हुई। देखने में तो सारा गांव ही मारे हैरत के देखने के लिए इकट्ठा हो गया। ऐसा नहीं था कि पूरे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं थी या उन लोगों ने गाड़ी पहली बार देखी थी, बल्कि हैरत की बात यह थी कि इस गाड़ी में आया कौन है जो बेवकूफ इस कच्ची पत्थरों वाली सड़क पर यूं बड़ी गाड़ी लाकर खराब करने के दर पर था। गाड़ियां तो इन लोगों के पास भी थी, मगर इन लोगों ने सड़क के हिसाब से जीप और बोलेरो जैसी गाड़ियां रखी हुई थी। इस जैसी 2 बड़ी गाड़ियां चौधरी के घर में थी, जो बस एक दफा के अलावा दोबारा कभी भी हवेली के गैराज से बाहर निकली ना देखी गई। चौधरी और उसके बेटे भी आने जाने के लिए बोलेरो ही इस्तेमाल करते थे। खैर, गाड़ी वाले ने सारे लोग एक जगह इकट्ठा देखकर बीच सड़क पर गाड़ी रोक दी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक सूटिड बूटिड बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों पर नजर का मोटा चश्मा लगा साफ नजर आ रहा था। उसने गाड़ी से उतरकर गांव वालों से प्रणाम किया। गांव वाले उसको ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। उसका भी शायद गांव वालों के बारे में यही ख्याल था। वो भी बहुत ही अजीब अजीब नजरों से सभी गांव वालों को देख रहा था। खैर, हालचाल प्रणाम के बाद मैंने आगे बढ़कर उसे अपने साथ आने की दावत दी, जिसे उसने खुशी से स्वीकार किया, और फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी एक तरफ किनारे पर खड़ी की। फिर मेरे साथ मेरे घर की तरफ चल पड़ा। मेरे बाबा खेतों में थे, उन्हें खबर मिली तो वो भी घर की तरफ आए। घर पहुंचकर मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी पेश की, और फिर थोड़ी देर बाद चाय और बिस्कुट से उनकी तवज्जो की गई। इसी बीच उस आदमी ने अपना परिचय करवाया और अपने आने का मुद्दा पेश किया। वो एक डॉक्टर था और यहाँ इस गांव में अपना क्लिनिक खोलना चाहता था। मुझे उसकी सोच अच्छी लगी थी, लेकिन बाबा ने कहा कि इस गांव में क्लिनिक खोलना बेकार है, क्योंकि यहाँ के लोग डॉक्टर और दवाइयों से दूर ही रहते हैं। बाबा की बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। फिर उस डॉक्टर ने बाबा की बात के जवाब में कहा कि आप सही कह रहे हैं, लोग अभी तक डॉक्टर और दवाइयों से इसलिए दूर हैं क्योंकि यहाँ कोई था ही नहीं। अब डॉक्टर भी होगा और मुफ्त इलाज और दवाइयाँ भी, तो कोई भी दूर नहीं रहेगा। उसकी मुफ्त इलाज की बात सुनकर हमें लगा कि शायद हमने कुछ गलत सुना है, लेकिन यही सब था। वो बगैर किसी मुआवजे के और लालच के लोगों का मुफ्त इलाज करना चाहता था। बाबा ने गांव वालों से उसकी बात की, कुछ तो खुश हुए, जबकि कुछ को शक गुजरा कि कोई भी बगैर किसी लालच के किसी को पानी का गिलास तक न दे, फिर इलाज कैसे मुफ्त में कर सकता है। जरूर कोई ना कोई बात है। मगर फिर बाबा ने घर आकर उस डॉक्टर को रजामंदी बता दी। साथ ही साथ गांव वालों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि वो कोई भी ऊंची नीची हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और डॉक्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, उसे गांव वालों की मर्जी के मुताबिक रहना होगा। गांव वालों की शर्तें सुनकर मैंने अपना माथा पीट लिया। मुश्किल से एक डॉक्टर ने हमारे गांव का रुख किया था और गांव वाले उसे भी भगाना चाह रहे थे। अब कोई भला किसी की मर्जी के मुताबिक कैसे रह सकता था। लेकिन उस डॉक्टर की हिम्मत को सलाम, उसने चुपचाप गांव वालों की सारी शर्तें मान ली थी। उसे रहने के लिए एक खाली बंगला दिया गया जिसमें उसने अपना क्लिनिक खोल लिया था। 2 दिन बाद ही वो फिर से शहर जाकर दवाइयाँ और क्लिनिक का सारा सामान ले आया था। शुरू में लोग बस उसे चेक करने जाते थे कि वो क्या करता है और कैसे इलाज करता है। उसके हाथ में आराम था। अब किसी के सर में भी दर्द होता तो वो क्लिनिक पर पहुंच जाया करता था। मैं उसके क्लिनिक के आगे लगी भीड़ को देखकर दिल ही दिल में सोच कर रह जाता था कि अगर यही डॉक्टर यहाँ कारोबार की नियत से आया होता तो इस बेचारे के आसपास कोई भूला भटका भी ना आता। और अब देखो कैसे भीड़ लगी रहती थी। मैं तो यही समझता था कि वो यहाँ बस लोगों की सेवा की नियत से आया था, मगर कौन जानता था कि उसके इरादे क्या थे, उसकी नियत में क्या था। ये तो वक्त ने ही बताना था। खैर, दिन गुजरते गए और एक बार फिर से हमारे गांव में मौत हो गई। ये एक 16-17 बरस की लड़की थी जिसकी माँ का कहना था कि वो अभी आधे घंटे पहले ही छत पर गई थी। जब वो छत पर आई तो आगे से उसको मुर्दा हालत में पाया। डॉक्टर साहब भी आ गए थे। उसने लड़की का मुआयना करने की रिक्वेस्ट की और उसका मुआयना करने लगा।
वो बहुत ही बारीकी से उसके चेहरे और हाथों को देख रहा था और बहुत ही गौर से उसकी गर्दन पर भी नजरें जमाए रखी थी। जाने वो क्या देख रहा था, सबको उस डॉक्टर का यूं देखना बहुत अजीब लगा। तभी उन लोगों ने डॉक्टर को पीछे हटाते शव को उठा लिया था। वो सब डॉक्टर से बाद में बात करने का इरादा रखते थे। डॉक्टर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो एकदम नजरें बचाता वहां से निकल गया था। खैर फिर लोगों ने उससे बातचीत की, मामला रफा दफा कर दिया गया, जिससे डॉक्टर को और हौसला मिला और उसकी हिम्मत बढ़ गई। अब वो हर औरत और हर लड़की को इलाज के बहाने घूर घूर कर देखता और न जाने क्या करता कि जो भी उसके क्लिनिक पर जाता वापसी पर उसका रंग जर्द पीला पड़ चुका होता था। ऐसे और भी बहुत से किस्से हो चुके थे। अब सब डॉक्टर का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाते थे। जाने वो डॉक्टर इलाज के बहाने ऐसा क्या कर रहा था जो सभी उसके नाम से घबराने लगे थे। कुछ लोग डॉक्टर पर बेहद गुस्सा थे। सिचुएशन कुछ समझ में ना आ रही थी। हर एक के मुंह पर डॉक्टर की शिकायत होती थी, मगर खैर इस मामले को किसी ने ज्यादा सीरियस न लिया। डॉक्टर अपने इरादे पूरे करने में लगा था। उसे बाकी किसी से कोई मतलब न था। वो बस अपने मकसद में कामयाब होना चाहता था, जिसके लिए उसने गलत तरीके का चुनाव किया था और ये तरीका उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था। गांव वाले अब उसकी ताक में थे। वो किसी न किसी दिन उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे और मौके की तलाश में थे। ये मौका भी उन्हें जल्द ही मिल गया था। उस दिन चौधरियों की इकलौती बेटी के सर में दर्द था। वो सर दर्द की वजह से नौकरानी के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर गई और कुछ ही देर बाद उनकी बेटी बहुत ही बुरी हालत में वापस आई थी। उसकी ऐसी हालत में वापसी और नौकरानी की गुमशुदगी ने उन्हें मौका दे दिया था। उसने उन्हें कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो सब डॉक्टर को कई बार मना कर चुके थे, लेकिन शायद डॉक्टर को उनकी समझाई बातें समझ में ही ना आ रही थी, या फिर शायद वो समझना ही नहीं चाहता था। मगर अब वो मुसीबत को खुद अपनी तरफ दावत दे चुका था, जिसका उसे भयानक अंजाम भुगतना पड़ा था। गांव वालों ने उसे मरने के करीब पहुंचा दिया था। गांव वाले उस इंस्पेक्टर की बातें सुनकर फौरन से अपने अपने घरों को जाकर घर वालों से उसकी पूछगुछ कर रहे थे। वो चाहते थे कि किसी तरह कोई उनको ये कह दे कि ये सब कुछ झूठ था, जो कुछ उन्होंने डॉक्टर के बारे में सुना था। मगर जल्द ही उन्हें पता चल गया था कि वो सब गलत थे। उन्होंने गलत किया था। वो हर एक से बार बार पूछते जा रहे थे। फिर जो कुछ उनकी औरतों और बच्चों ने बताया, जिसने उस डॉक्टर से इलाज कराया था, उसने बताया तो सुनकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। उनके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। वो अपने सरों पर हाथ मारते हुए नीचे बैठे थे। वो उसे क्या समझ रहे थे और वो क्या था? गलतफहमी में वो लोग जो जुर्म कर चुके थे उससे वो सर उठाने के काबिल भी ना रहे थे। कुछ देर बाद वो सब सिसकते कदमों से चलते हुए बाहर आए थे। उनके सर मारे शर्म के झुके हुए थे। उन सब की नजरें एक पल को उठी थी और एक दूसरे से मिली थी और फिर खुद ब खुद झुक गई थी। पुलिस वाले अभी तक उसकी तलाश में थे। अब उन्हें उनके यहाँ से जाने का इंतजार था, ताकि जल्द से जल्द जाकर अपनी गलती सुधार सके। पुलिस के सामने वो कोई भी कदम नहीं उठा सकते थे। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले वहां से चले गए थे। तभी गांव वालों ने तेजी से शहर की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ कदम बढ़ाए। वहां जाकर उनकी परेशानी में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। उन्होंने आसपास की सारी जगह छान मारी थी, मगर डॉक्टर का कहीं भी नामो निशान नहीं था। थक हार कर वो घरों को लौट आए। वहां और भी परेशानी उनकी राह तक रही थी। बहुत से गांव वालों की सेहत अचानक खराब हो गई थी और वो मौत के करीब पहुंच गए थे। गांव वालों को रह रहकर अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो किसी तरह उस डॉक्टर को ढूंढ कर ले आए। कई लोग अपने प्यारों को खो चुके थे। वो डॉक्टर उन लोगों के लिए एक मसीहा था, जिसे उन लोगों ने गलत समझकर गांव से निकाल दिया था। पता नहीं वो जिंदा भी था या फिर मर गया था। दरअसल वो डॉक्टर आर्मी रिटायर सीनियर डॉक्टर था। उसे खबर मिली थी कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां इलाज मालजे की कोई सुविधा नहीं है। न जाने कितने लोग वक्त पर इलाज मालजा ना होने की वजह से हर साल अपने प्यारों को खो देते थे। और हिंदुस्तान में बहुत से इलाकों में एक वायरस तेजी से फैल रहा था। ये खून से ही पैदा होता था और अंदर ही अंदर इंसान की जान ले लेता था। इसलिए बहुत से इलाकों में सहायता और जागरूकता टीमें भेजी गई थी। नागपुर का ये गांव भी उन इलाकों में से एक था जिसकी जिम्मेदारी उस आर्मी रिटायर्ड डॉक्टर ने ली थी। वो बगैर किसी लालच के अपनी दिली खुशी के लिए ये काम करना चाहता था। उसने आके लोगों से बातचीत की थी और जल्द ही उसे अंदाजा हो गया था कि वो लोग बीमारी के होने को नहीं मानते थे। खैर उस डॉक्टर को कुछ लोगों के खून के सैंपल से उस वायरस के नमूने मिल गए थे। जब वो उस शव का मुआयना कर रहा था तभी उसके माथे पर पसीना आ गया था, क्योंकि उस शव की चमड़ी पर भी वो वायरस फैल गया था। उसने लोगों को बताने और समझाने की कोशिश की थी, लेकिन लोग हाथे से ही उखड़ गए थे। उन्होंने डॉक्टर को कह दिया था कि वो बस अपना नॉर्मल काम करे जो वो करता है। वायरस से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी बीमारी या वायरस नहीं होती।
डॉक्टर उस वक्त तो चुप हो गया था, लेकिन ज्यादा देर कहाँ चुप रह सकता था। उसका फर्ज था लोगों की जान बचाना। वो अपनी आंखों के सामने लोगों को कैसे मरते हुए देख सकता था। वो लोग अनपढ़ थे, अनजान थे, लेकिन वो तो जानता था ना कि ये बीमारी किस कदर खतरनाक है। तभी जो भी उसके क्लिनिक पर आता वो उसके खून के सैंपल ले लिया करता था। खून की एक लिमिट थी जिसे निकाल देने के बाद वायरस हल्का पड़ जाता था। वो डॉक्टर भी यही करता था, जिससे मरीजों को वक्ती तौर पर बहुत तकलीफ होती थी और वो चीखते चिल्लाते भी थे। मगर उसके बाद उनकी जान बच जाती थी। लेकिन गांव वाले तो इस चीज को कुछ और ही समझ बैठे थे। इस सब में उन्हें डॉक्टर का कोई गंदा नजरिया नजर आ रहा था। खैर, चौधरियों की बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। जिन जिन लोगों के जिस्म से डॉक्टर ने खून निकाल कर दवाइयां दी थी वो सब ठीक हो गए थे और बाकी उस वक्त मौत के मुंह में पहुंच गए थे। पुलिस की टीम ने उन्हें सारी हकीकत से आगाह कर दिया था। उन लोगों ने मरीजों को जल्द से जल्द शहर के बड़े अस्पतालों में ट्रांसफर किया था। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। अब उन्हें ऊपर वाला ही बचा सकता था। डॉक्टरों के बस में जो कुछ था वो उन्होंने करके अपने हाथ उठा दिए थे। लोग बेपनाह परेशान थे और उस वक्त को कोस रहे थे कि जब उन्होंने उस डॉक्टर की बात न सुनी। वो चीख चीख कर उन लोगों को वायरस के बारे में आगाह करता रहा था, लेकिन वो लोग शायद उनकी किस्मत ही खराब थी। शहर आकर उन्हें उस डॉक्टर के एहसानों का अंदाजा हुआ था जो उसने बगैर किसी मुआवजे के उन पर किए थे। जब उन्हें उस वायरस के इलाज की कीमत पता चली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। एक एक टेस्ट की कीमत हजारों में थी और एक एक इंजेक्शन जो उस वायरस को हल्का करने के लिए लगाया जाता था वो लाखों के करीब था। उन्हें अब उस डॉक्टर की कदर आ रही थी जिसको कभी वो कहते थे कि वो देखो वो इलाज के बहाने क्या कर रहा है। दूसरी तरफ मैं डॉक्टर के सिरहाने खड़ा था। उसे आज 15 दिन बाद होश आया था। सर पर गहरी चोटें लगने से उसको इमरजेंसी यूनिट में रखा गया था। मुझे ये लगा था कि जो कुछ गांव वालों ने उसके साथ किया है उसके बाद वो मुझे देखते के साथ ही अपना चेहरा फेर लेगा। मगर सलाम था उस महान इंसान को जिसने मुझ पर नजर पड़ते साथ ही अपना ऑक्सीजन मास्क उतारते हुए मुझसे गांव वालों के बारे में पूछा था। मैंने हैरत से उसे देखते हुए सारी कहानी सुना डाली, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुश्किल से अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए मुझसे माफी मांगी और कहा कि जवान, मैंने अपनी बहुत कोशिश की थी। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। कहते साथ ही उस मेजर डॉक्टर ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मूंद ली थी। मेरी आंखों से एकदम आंसू टूट कर गिरे थे। ऐसे ईमानदार इंसान किस्मत वालों को ही मिलते हैं, मगर कुछ लोग कदर ना करने की वजह से उन्हें खुद खो देते हैं। मेजर डॉक्टर को मरे हुए 7 साल गुजर गए हैं। अब इस गांव ने काफी तरक्की कर ली है। गांव में लोगों ने मेजर डॉक्टर के नाम पर अस्पताल भी बनवा दिया है जहां लोगों का मुफ्त इलाज होता है। लेकिन ये सब चीजें मेजर डॉक्टर की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकती थी। इससे बेहतर था कि वो उस वक्त उसकी कदर कर लेते। अब उनका पछतावा किसी काम का न था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।